हाँ सर, ऑडिबल है। या थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का आज के इस साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप। 90 मिनट की हम ये वर्कशॉप करेंगे और इसमें बहुत सारे एरियाज ऑफ कंसर्न जो हैं हम उस पर बात करेंगे। आज का ये सेशन हम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस हैं साइबर जागरूकता दिवस सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जर्व करना है, तो उसी के बैनर तले ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। ये मेरा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आप सभी ने अटैक्स देखे होंगे, कई प्रकार के अटैक्स देखे होंगे। आई थिंक सो सभी लोग इस अटैक से परिचित हैं। मैं चाहूंगा आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग अनम्यूट करके बोलें, यू शुड टॉक। बताइए कितने जने जानते हैं ये क्या है, ये क्या फोटो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही है अभी। ताज होटल पे टेररिस्ट अटैक ताज हुआ होटल था। पे टेररिस्ट अटैक हुआ था और लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताइए कि जब ये अटैक हुआ था, जो जो टेररिस्ट थे वो कहाँ से आए थे? पानी के रास्ते आए थे? यस और नो? यस सर। यस। तो तो हम आज तक ये मानते हुए आ रहे हैं कि जो भी अटैक्स हम पे होते हैं या तो वो पानी के रास्ते होते हैं, लैंड, वाटर और एयर, तीन ही रास्ते हम लोग आज तक इवॉल्व कर पाए हैं जिससे हम पे अटैक होते हैं। अब ये जो अगली फोटो आपके सामने दिखा रही जा रही है, ये एक साइबर अटैक है इसराइल के अंदर। इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, स्टक्सनेट नाम का एक वायरस था जिसने इसराइल की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी की जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन थी उसकी स्पिनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी थी, और उसके कारण इस तरीके के अटैक हुए थे। और आप देख सकते हैं कितना भयावह स्थिति है। तो इस फोटो में और इस फोटो में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लोगों ने जान उसमें भी गंवाई थी, लोगों ने जान इसमें भी गंवाई है। तो समझने की बात यह है कि साइबर अटैक केवल और केवल आपके खाते से 5,000 रुपये चोरी कर लेना, या आपके ईमेल को कॉम्प्रोमाइज कर देना, या आपके पासवर्ड को चोरी करने तक सीमित नहीं रह गया है। उससे आगे भी बढ़कर चीज़ें बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती जा रही हैं। अभी रिसेंटली मैं एक एक्सरसाइज में गया हुआ था, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो। उसमें मिस्टर कपूर थे जो कि डिप्टी एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंडर में है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सर व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। और जब उन्होंने जवाब दिया तो शायद 2 मिनट के लिए पूरा हॉल शांत हो गया था। उन्होंने मुझे जवाब दिया डेट वी आर इन अ वॉर। तो आप इमेजिन कीजिए कि उनके जो शब्द थे कितने बड़े शब्द हैं कि वी आर इन अ वॉर, हम एक युद्ध को जी रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है इस वॉर के अंदर वो ये है कि हम हमारे दुश्मन को ही नहीं जानते। हम पहचानते ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। हम पहचानते ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कहाँ से आएगा। आज अगर हमारे डिफेंस को कोई इन्फिल्ट्रेशन की खबर लगेगी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान बॉर्डर से आए, चाइना बॉर्डर से आए, आपके नेपाल बॉर्डर से आए, या श्रीलंका के या नीचे के वाटर बॉर्डर से आए, हवा से फायर कर सकता है। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पे अटैक कहाँ से होएगा। बट साइबर अटैक जो चीज़ है सर, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हो सकता है कोई व्यक्ति यूएसए में बैठ के हम पे अटैक कर रहा हो सकता है कोई व्यक्ति व्यक्ति जापान में बैठ के अटैक कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि चाइना अपनी स्पेस शटल से बैठ के स्पेस से हम पे अटैक कर दे। तो अटैक कहाँ से होएगा हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हम एक ऐसे दुश्मन से बेसिकली वॉर लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको हम जानते ही नहीं है। और ऐसे दुश्मन के संग जीत पाना बहुत मुश्किल होता है जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको हम देख ही नहीं पाते, महसूस ही नहीं कर पाते। ठीक है, अभी सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग है या कोई ऑफिस है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है, कोई आग लग जाती है, तो उसमें आग लगने से पहले उसमें धुआं निकलता है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती हैं। बट साइबर अटैक के अंदर तो कोई सिम्टम ही नहीं आता। लास्ट में जब सर्विसेज आपकी डाउन हो जाती हैं तब जाके अपन को पता लगता है कि ये जो अटैक है हम पे एग्जीक्यूट हो गया है। तो समझने लायक बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दीज डेज। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, योर आईटी टीम इज टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स फॉर यू पीपल, सो डैट कि आप इस सब्जेक्ट को समझ पाए। बिकॉज आपका ऑर्गेनाइजेशन भी एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोल इंडिया, जो कि पूरे भारत के जो थर्मल बॉडीज़ हैं उनको कोल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज़ को कोल प्रोवाइड करता है।
तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा नहीं हो कि किसी एक जने की गलती से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई साइबर अटैक या हमारी साइबर हाइजीन अगर हम प्रॉपरली नहीं अपना पाए, तो इसलिए हमें इस सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशन मैं बहुत जेनरिक रखने वाला हूँ, ज़्यादा मैं इसको टेक्निकल नहीं करूँगा, बट ये सब फोटोज दिखा के मैं आपको डराना नहीं चाहता था, बट मैं आपको बताना चाहता था कि नाउ द थिंग्स हैव चेंज, लैंड, सी, एयर and water are not the only area for attack. Now there is another area of attack, that is a cyber attack. और सबसे बड़ी बात की दुश्मन तो हमारा अनजान है ही। ये कुछ फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ आप पढ़े, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक न्यूज है, साइबर अटैक सस्पेक्टेड इन जर्मन वुमेन्स डेथ। आप इमेजिन कीजिए कि साइबर अटैक से एक महिला की जान चली गई, उस पर अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन इनका। तो आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके की चीज़ें अब होने लगी हों। एम्स न्यू दिल्ली की बात है कि साइबर अटैक हुआ था एम्स न्यू दिल्ली में, जो कि एक बेसिकली रैंसमवेयर अटैक था, और जो हॉस्पिटल की सर्विसेज थी वो 7-8 घंटे के लिए बंद हो गई थी। आप सोचिए, एम्स जैसा हॉस्पिटल जिसमें लाखों लोग रोज जाते हैं, अगर 7-8 घंटे के लिए वहाँ की सर्विसेज बंद हो जाएं, वहाँ के आईसीयू बंद हो जाएं, वहाँ की रिपोर्ट्स नहीं देख पाएँ। आप सोचिए, आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं, उनकी तो हर आधा घंटे में रिपोर्ट मॉनिटरिंग होती है। अगर 8 घंटे तक उनकी रिपोर्ट मॉनिटरिंग नहीं हो पाए तो आप स्थिति को खुद सोच सकते हैं कि कितनी भयावह हो सकती है। तो ये फोटो इसीलिए मैं थोड़ा सा न्यूज़ कटिंग लाया आप लोगों के लिए, ताकि आप देख सकें कि वाकई में हम लोग किस युग में जी रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा साइबर अटैक हुए हैं इजराइल और हमास के बीच में। अभी इजराइल और हमास में लड़ाई चल रही है, हम सबको पता है। तो हमास ने जो इजराइल पे युद्ध करा, तो आप इस ग्राफ में अगर देखेंगे, ग्राफ विजिबल है सभी को प्रॉपर्ली? यस यस जी, आप ये देखेंगे कि सुबह 3:30 बजे इन्होंने अटैक चालू करे। ठीक है, जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था 3:30 बजे चालू करे, और 4:15 बजे इन्होंने इजराइल की जो वेबसाइट्स थी उन पे साइबर अटैक कर दिया। तो देखें, एक तरफ तो ये लोग फिजिकल अटैक कर रहे थे और एक तरफ ये लोग साइबर अटैक कर रहे थे। तो साइबर अटैक क्यों करा गया कि उनकी जो कम्युनिकेशन सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया गया, उनकी जो एटीएम थे उनको बंद कर दिया गया, उनकी जो हॉस्पिटल की वेबसाइट्स थी उनको बंद कर दिया गया, उनकी जो हेल्पलाइंस थी उनको बंद कर दिया गया। क्योंकि आप जब कहीं समस्या में होंगे तो केवल एक ही चीज़ है आपके पास, आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन। आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं, कभी कोई आपदा आती है तो आप सबसे पहले जाके कैश निकालते हैं एटीएम से, या आप पुलिस को फ़ोन करते हैं, या फिर आप नेशनल डिजास्टर रिकवरी फोरम को फ़ोन करते हैं। तो इन्होंने क्या करा सर, क्या आप सोचिए कितना प्लान्ड, आप देखिए कि साइबर अटैक भी एक तरीके का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अगर आपने एक पिक्चर थी ऋतिक रोशन की, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी लंबी सी चढ़ाई करके जाते हैं किसी पहाड़ पे, और उनका ध्यान भटकाने के लिए सामने से जो उनकी दूसरी टीम होती है वो शेलिंग करती है। ठीक है, कोई बता सकता है उस पिक्चर का नाम क्या था? बड़ी फेमस लक्ष्य, बिल्कुल देखी होगी आपने। तो वो शेलिंग, पाकिस्तान में बोलते हैं कि शेलिंग करी जाती है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। याद है किसी को डायलॉग था उसमें? ठीक है, तो वो मतलब क्या है उस चीज़ का, मैं यहाँ क्यों रिलेट कराना चाह रहा हूँ। देखिए, आप 3:30 बजे इन्होंने फिजिकल अटैक करे और 4:15 बजे इन्होंने वहाँ पे साइबर अटैक कर दिए, ताकि संभलने का आपको मौका ही नहीं मिल पाए। आप बिल्कुल हैप्पीजार्ड हो जाएं, सुबह के 4:15 बज रहे हैं, लोग सो रहे हैं और ये स्थिति हो गई। आप देखिए, विदिन 5 मिनट्स इन्होंने इतने ज़बरदस्त DDoS अटैक कर दिए 4:15 से 4:20 के बीच में, कि जो नॉर्मल रिक्वेस्ट 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आती थी, आप सोचिए वो रिक्वेस्ट 1 मिलियन पर सेकंड तक पहुंच गई थी एक्सपोनेंशियली। आप देखिए किस लेवल पे इन्होंने प्लानिंग करी। तो आप ये मैं आप लोगों को इससे अवेयर करना चाहता हूँ कि साइबर अटैक अब बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकती है, या हमने फायरवॉल लगा रखा है, हमने मोबाइल में एंटीवायरस डाल रखा है। बस उसको बचने का एक ही तरीका है, साइबर हाइजीन और प्रॉपर जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाहते हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब आ जाते हैं आज के एजेंडा पे। हम सबसे पहले समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। अभी तक तो हमने समझा कि साइबर सिक्योरिटी से हमें क्या क्या रिस्क उत्पन्न हो सकती हैं, कहाँ कहाँ साइबर सिक्योरिटी के कारण चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, नीड ऑफ साइबर हाइजीन क्यों हमें चाहिए, टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड्स और टाइप ऑफ साइबर रेजिलियंस। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं।
ठीक है। ये एक प्रोफेसर है, बड़े एक फेमस प्रोफेसर है, प्रोफेसर जीन स्टैफर्ड। अब तो ये नहीं रहे, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और पर्ड्यू मॉडल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इन्हीं का बनाया हुआ ये मॉडल है। तो इन्होंने एक लाइन कही थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के संग क्यों ना शेयर करा जाए। द ओनली सिस्टम विच इज ट्रूली सिक्योर इज वन विच इज स्विच्ड ऑफ, बड़ी मजाकिया बात है, विच इज स्विच्ड ऑफ एंड अनप्लग्ड, locked in a titanium safe, buried in a concrete bunker, and is surrounded by a nerve gas and very highly paid armed guards. Even then, I wouldn't stake my life on it. मतलब वो भी हैक हो सकता है। बड़ी अजीब सी बात है, वो कैसे हैक हो जाएगा। बिल्कुल इनके कहने का मतलब ये था कि आपकी 100 सुरक्षाओं के बाद भी एक संभावना रहती है साइबर अटैक होने की, मेलवेयर आने की। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सिस्टम, मैं कई जगह सेशंस देता हूँ, डीआरडीओ में मेरे सेशन रहते हैं, तो वहाँ बोले कि सर हमारा तो कोई इंटरनेट से कनेक्टिविटी ही नहीं है, हम इस पर लगाते ही नहीं है इंटरनेट, बस हम तो इंटरनल यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि इज़राइल में जो साइबर अटैक हुआ, मैं फोटो वापस दिखाऊंगा, इज़राइल में जो साइबर अटैक हुआ, ये साइबर अटैक हुआ था एक ऐसी फैसिलिटी में जिससे 300 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं रहता था, और वहाँ पे इंटरनेट तो छोड़ो सर, वहाँ पे केवल लैंडलाइन का कनेक्शन था, मोबाइल भी अलाउ नहीं थे वहाँ पे, इतनी सिक्योर फैसिलिटी थी। बट वहाँ उन्होंने क्या करा कि आसपास किसी तरीके से बस एक पेन ड्राइव पहुँचा दी, ठीक है, स्टक्सनेट मैलवेयर था, उस पर मैं नहीं जाऊँगा कैसे करा क्या करा, केवल एक पेन ड्राइव पहुँचा दी और उस पेन ड्राइव के कारण ये अटैक संभव हुआ। ठीक है, तो बिना इंटरनेट भी अटैक संभव है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि साइबर सिक्योरिटी के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पे हम लोगों को इम्पोर्टेंटली बात करनी है। तो इंफॉर्मेशन इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। हम लोग लगातार एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत ही एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है। हर जगह आपको इंटरनेट के थ्रू आप लोग अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आप गेन कर पा रहे हैं। पेमेंट आप लोग फ़ोन पे से करते हैं, साथ साथ ईमेल सर्विसेज आप लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी को कोई फ़ोटो भेजनी है तो आप लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब एक मास लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि इंटरनेट के माध्यम से इधर से उधर मूव हो रही है। ठीक है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्या है और उसकी सुरक्षा कैसे करें। तो यही सब चीज़ें हैं, बातें जब हम करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। अब एक छोटी सी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन बेसिकली 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, या तो वो सर फिजिकल फॉर्म में करे, या वो डिजिटल फॉर्म में करे, या वो किसी व्यक्ति के दिमाग में हो। ठीक है, तो हो सकता है कोई पासवर्ड आपने कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपके दिमाग में पासवर्ड है, तो वो भी एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। तो जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस होता है जो हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तब हम बात करेंगे फिजिकल सिक्योरिटी और मेंटल सिक्योरिटी। बट जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमारा केवल और केवल एक कंसर्न है, डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना हमारा मेजर टास्क है। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकता है कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फिजिकली भी हो अवेलेबल, मेंटली भी अवेलेबल हो और डिजिटली भी अवेलेबल हो? कोई एग्जांपल दे सकता है आप में से? बताइए सर। यस पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस यस यस, हाँ जी, तो कोई बताएगा ऐसा कोई एग्जांपल की तीनों तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो वो? चलिए मैं बताता हूँ आपको। पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। पैन कार्ड जनरली ज़्यादा यूज होता है। पैन कार्ड फिजिकली फॉर्म में भी रखते हो आप, उसको स्कैन कर लो तो क्या बन जाएगा, वो डिजिटल बन जाएगा, डिजिटल फॉर्म में बन जाएगा, आप उसको अपलोड कर सकते हो। और पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपके दिमाग में भी है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है। तो ऐसी कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन है जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है।
तो जब हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो हम फोकस करेंगे डिजिटल इंफॉर्मेशन पे। हमको वो जो स्कैन करी हुई फाइल है हमें उसको प्रोटेक्ट करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि वो अगर आपने कहीं गलत अपलोड कर दी तो इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड नाउ डेज एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जैसे आप आधार के बारे में बात करें तो ई आधार है, ई आधार इज इक्वल टू योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप पासपोर्ट भी देख लीजिए आजकल डिजिटल, सॉरी ये पैन कार्ड्स, डिजिटल पैन कार्ड्स भी आए हैं तो वो भी इक्वल टू फिजिकल ही माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि डिजिटली एग्जिस्ट कर रही है तो हमको प्रयास करके उसको सिक्योर करना है। तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी ऑल अबाउट, तो एक 2-4 लाइनों में साइबर सिक्योरिटी को समझने का प्रयास करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है सर, कि जो भी सिस्टम्स हमने लगाए हैं, जो भी आईटी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका टैबलेट हो, चाहे वो आपका कोई आईओटी डिवाइस हो, आपका मोबाइल हो, या आपने घर में वो जो एलेक्सा लगा रखी है, या आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरे आपने लगा रखे हैं जिसको आप रिमोटली व्यू करते हो, या सपोज कीजिए आपने वाईफाई वाले आजकल स्विचेस आने लग गए हैं कि वायरलेसली आप एसी को ऑन कर सकते हैं, वायरलेसली आप घर के गेट खोल सकते हैं। कुछ लोग घर के बाहर अपने मेन एंट्री पे फिंगरप्रिंट बेस एंट्री लगा देते हैं, आरएफआईडी बेस कार्ड्स लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों की ही सुरक्षा जब हम बात करते हैं तो वो पार्ट हो जाता है सर आपका साइबर सिक्योरिटी का। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी का मतलब बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, वहाँ पे फायरवॉल्स की बात करते हैं, राउटर, सर्वर, स्विचेस, नेटवर्क, स्टोरेज डिवाइसेस, तो वहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। बट चूंकि आज हम इस सेशन को जेनरिक रखेंगे, मैंने पहले ही कहा था ज़्यादा टेक्निकल हम लोग नहीं जाएंगे, तो हमारे आसपास जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा को हम लोग प्राइमरी साइबर सिक्योरिटी की परव्यू में रखते हैं, और उनको सेफ रखना, उनकी इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना, उनकी अवेलेबिलिटी मेंटेन करना, जिसको हम लोग CIA ट्रायड भी कहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। अ सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी अप्रोच हैज़ मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन स्प्रेड अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क एंड प्रोग्राम्स, जो कि हम हमारे डेटा को सिक्योर कर सकें। देखिए अब एक बात आती है कि हम अपने डेटा को या अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर कैसे करें, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन। देखिए आप अगर साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, या किसी भी स्तर पे, तो 3 चीज़ों के बिना आप साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूँ शायद साइबर सिक्योरिटी नहीं, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे फिजिकल सिक्योरिटी ही क्यों ना हो, तो भी आपको 3 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। आपको पीपल चाहिए, प्रोसेस चाहिए, और आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो पीपल को समझते हैं। पीपल आप और हम पीपल, क्योंकि आप और हम ही यूज़र्स हैं, तो पीपल की ट्रेनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस, रिपीटेशन, बार बार चीज़ों को समझाना, उनको बताना। तो मैंने जैसे ही कहा कि यू आर इनफ लकी दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स टू मेकिंग यू पीपल अवेयर अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सेकेंड है सर आपका प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नेंस, ओवरसाइट, पॉलिसी, रिपोर्टिंग, ये सब चीज़ें हमें लगता है कि यार ये तो रिपोर्ट्स बन रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, बट जो पीपल हैं वो काम तो तभी करेंगे ना जब कोई पॉलिसी होगी। वरना कोई आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति, दूसरा एम्प्लॉय अपने तरीके से काम कर रहा है, तो इसलिए पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है, गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है, रिपोर्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रोसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है। फिर बात आती है सर टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के बिना हम शायद सरवाइव कर पाएँ, शायद सरवाइव नहीं कर पाएँ, बट इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि पीपल और प्रोसेस भी अगर ढंग से इम्प्लीमेंट हो गए तो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके जो भी फायरवॉल होते हैं, आपके IPS होते हैं, IDS होते हैं, जो आपके SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के डिवाइसेस होते हैं, आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटी मेलवेयर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी पार्ट हो जाती हैं सर टेक्नोलॉजी की। चलिए मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा कमाल पूछता हूँ, विच इज़ द वीकेस्ट लिंक। एक चेन मैंने दिखा रखी है, उसमें बहुत एक कमज़ोर सी एक कड़ी मैंने लगाई है, तो कोई बता सकता है विच इज़ द वीकेस्ट लिंक? पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी में सबसे कमज़ोर कड़ी क्या होगी? पीपल। पीपल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका।
बिकॉज क्या होता है कि हमने देखा है कि इट्स इजी टू मैनिपुलेट अ पर्सन देन टू मैनिपुलेट अ कंप्यूटर। ठीक है, हम एक पर्सन को हो सकता है चाय की दुकान पे मैनिपुलेट कर लें, या उसको कुछ लालच दे के मैनिपुलेट कर लें, या उसको प्रेशर में ला के उसको डरा के, बट प्रोसेस और टेक्नोलॉजी तो आप नहीं मैनिपुलेट कर सकते। तो पीपल इज अ वीकेस्ट लिंक। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे हार्ड टास्क होता है वो होता है उसके पीपल को अवेयर करना, उसके पीपल को मोटिवेट रखना कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी है उसका ध्यान रख सके। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। बिल्कुल सही जवाब सर का। एक्चुअली हम जो अभी साइबर सिक्योरिटी को समझ रहे हैं, या जो मैंने फैक्चुअल स्थिति देखी साइबर सिक्योरिटी की, वो शायद कुछ इस प्रकार से। कोई समझाएगा इस फोटो में मैंने क्या मैसेज देने की कोशिश करी है? बताइए कोई भी। यस जो पार्टिसिपेंट्स। जो पीछे सीसीटीवी मॉनिटर कर रहा है, जी द गाय स्लीपिंग। यस, हमको सामने से दिख रहा है कि समवन इज स्टैंडिंग एंड ही हैज अ गन। तो हमने टेक्नोलॉजी तो इम्प्लीमेंट कर ली है ना, सीसीटीवी में आप देखें पीछे चल रहा है, बट उस सीसीटीवी को मॉनिटर कौन करेगा? पीपल। तो मैंने जो पीछे सवाल पूछा था वीकेस्ट लिंक, तो उसका जवाब, उसका एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ फोटो के तरीके से शेयर करा है कि यही सबसे वीकेस्ट लिंक है कि पीपल आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग to use the technology, to use the process. So we have to make a habit in ourselves to adhere to the policy, to adhere to the guidelines, so that the technology can work. Because technology will only work if the people will try to use it. Until unless the technology is of no use. आप लोगों की स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही है जिसमें बता रखा है द इंटरनेट इन 2023 एवरी मिनट। तो ये फोटो ये बता रही है कि दुनिया में एक मिनट में क्या क्या हो जाता है। ठीक है, बड़ी रोचक ये तस्वीर है, और मैं अभी 2022 की नहीं आपको दिखा पाया, कभी मौका पड़ेगा तो वो भी दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपको कंपेयर करा था कि विद इन 1 ईयर द डेटा फ्लो इज एक्सपोनेंशियली चेंज्ड। तो आप एक मिनट इसको देखिए तो आप बड़ा अचरज करेंगे कि मात्र एक मिनट में 6,94,000 6,94,000 वीडियो आवर्स अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे, 3.47 मिलियन स्नैप्स क्रिएट हो जाते हैं, 10.4 मिलियन व्यूइंग हो जाती है इंस्टाग्राम पे, 11,035 फेक अकाउंट्स हटाए जाते हैं हर मिनट में फेसबुक से। तो आप देखें कि कितना एक्सपोनेंशियल चेंजेस हैं। चैट जीपीटी जो कि एआई बेस्ड टूल है, उसमें 22,831 विजिट्स होती हैं पर मिनट चैट जीपीटी पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस अमाउंट में डेटा फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैं अगर इस चीज को रिलेट करूं एक छोटे से एग्जांपल से। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको रिलेट करूं कि आज से 10 साल या 15 साल पहले जब आप लोग रोड पे निकलते होंगे, शायद छोटे होंगे अपन सब लोग उस समय, तो रोड्स पे इतना ट्रैफिक नहीं था। ठीक है, रोड्स पे इतना ट्रैफिक नहीं था, बट एक्सीडेंट्स तो होते थे। ठीक है, और आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, अभी भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मगर अगर आप दोनों के स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे तो पहले मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, अब मोर्टेलिटी रेट कम है। पहले अगर 1000 में से 6 आदमी मर जाते थे रोड एक्सीडेंट में, तो अब 1000 में से 4 ही आदमी रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। जेनरिक सवाल है, कोई बता पाएगा क्यों ऐसा? बताइए आप लोग, ऐसा क्यों कि इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी जो मोर्टेलिटी रेट है एक्सीडेंट्स में वो ड्रास्टिकली घट गई लगभग 20% से। यस पार्टिसिपेंट्स। सर अवेयरनेस क्रिएट हुई थोड़ी लोगों में कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट और ये सब चीज जरूरी क्यों है। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब। तो लोगों में अवेयरनेस हुई कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए।
तो चाहे कितना भी ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, हम लोग जो गाड़ी चलाते में जो सुरक्षा की ज़रूरती चीज़ें हैं उसको हम नहीं छोड़ रहे। हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं, हमारी गाड़ियों में एयर बैग्स आ गए, हमारी गाड़ियों में एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आ गया, ABS, बाइक्स के अंदर डिस्क ब्रेक आ गए, हेलमेट्स आ गए, पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना ज़रूरी हो गया। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा हम लोगों ने अपने आप को इवॉल्व करा। बट क्या जो इंटरनेट पर नेट पे ट्रैफिक बढ़ा, क्या उसके लिए हमने अपने आप में चेंजेस लाए? क्या हमने अपने आप को इवॉल्व करा कि जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है उसके लिए मैं अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकूं? नहीं लाए। तो यही इस लेक्चर का आज मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को अवेयर कराना कि ट्रैफिक जो इंटरनेट का है, जो डेटा फ्लो है, वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस जो बढ़ते हुए ज़बरदस्त डेटा फ्लो है इसमें हमें कैसे बचना है। ठीक है, तो ये फोटो दिखाना और ये जो रोड एक्सीडेंट का ये एक एग्जाम्पल इसीलिए है कि आप रिलेट कर सकते हैं कि हमको कितना ज़रूरी है। आप मेरे को मत बताइए, आप खुद सोच के देखिए। आप लोगों के ऑफिस के कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा, बट हो सकता है आपके घर के लैपटॉप में, घर के कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं होगा। बताइए मत, खुद सोचिएगा। क्या आपके घर में 5 मेंबर हैं तो 5 मोबाइल ज़रूर होंगे, बट उनमें से मुश्किल से एक में एंटीवायरस होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि जिस सीसीटीवी को आप लोग घर पे इंस्टॉल करके आते हैं और जिस सीसीटीवी को आप लोग रिमोटली व्यू करते हैं, तो क्या उसको कोई और भी व्यू कर सकता है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। घर में एलेक्सा लगा रखी है तो क्या उसको कोई और भी सुन सकता है? तो ये छोटे सवाल जो हैं हमको अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि हम इस आईटी को, इस टेक्नोलॉजी को यूज तो कर रहे हैं, बट क्या हम वाकई में जो बेसिक नेसेसिटी है सिक्योरिटी की, क्या हम उसको अपना पा रहे हैं? मुझे मत बताइएगा, खुद से पूछिएगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। तो 1 मिनट से भी कम का वीडियो है, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए आई ओपनर रहेगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और फिर अपन बात करते हैं आफ्टर 1 मिनट। Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Where are these charges coming from? हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। जी, वीडियो देखा आप लोगों ने? प्ले हुआ प्रॉपर्ली? यस, कोई कंफर्म करेगा प्रॉपर्ली प्ले हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था। तो मैं आप लोगों से वैसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चाहे चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि क्या इस लड़की ने जो गलतियां करी, क्या हम भी वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं? एटलीस्ट चैट बॉक्स पे तो आप लोग बता ही सकते हैं मेरे को, इतना तो मुझे मोटिवेशन दें आप सेशन में, कि इस लड़की ने जो गलतियां करी, क्या इस प्रकार की गलतियां हम करते हैं? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी से मैं एटलीस्ट यस और नो तो सुनना ही चाहूंगा। करते हैं चौबे जी। तो पॉइंट ये है कि हम इस युग में जी रहे हैं जहाँ पे हमारी आदत हो चुकी है सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को डालना, सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशंस करना। मैं थोड़ा सा कड़वे शब्द कह रहा हूँ, खुद को प्रमोट करना। ये गलती कर रहे हैं हम लोग।
अगर हम दुबई घूमने जा रहे हैं तो हम अपनी हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, ना कि पूरे सोसाइटी को बता रहे हैं, पूरे फ्रेंड सर्कल को बता रहे हैं कि हम दुबई जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कई बार आप ऐसा होता है कि आपका जो प्लम्बर है वो भी आपको फेसबुक रिक्वेस्ट भेज देता है, आपका जो ऑफिस का ड्राइवर है वो भी आपको फेसबुक रिक्वेस्ट भेज देता है, या जो आपके एक्स कलीग्स हैं वो आपको फेसबुक रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं कि फेसबुक पे हमारे संग अगर 2000 लोग जुड़े हुए हैं तो शायद हम मुश्किल से 600 भी नहीं जानते होंगे जिनसे हम फिजिकली शायद हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट हों या उनकी डिटेल हो। इवन तो कई बार अनजान लोग भी फेसबुक पे जुड़ जाते हैं हमारे संग। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है कि आपकी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन यूजिंग साइबर अटैक का एक स्पेसिफिक वर्ड है सर, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में आपको टारगेट करके और आपकी जितनी भी पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर पूरा स्कैन चलाया जाता है और आपकी जो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है वो करी जाती है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे को ये आदत बिल्कुल छोड़नी है कि हम सिस्टम को जो हैकर्स हैं उनको हमारा एक्सप्लॉइट करने दें। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग रिव्यू करिए अपनी अपनी फेसबुक प्रोफाइल को, अपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, कि कोई उसमें ऐसा क्रिटिकल डेटा ना हो। कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं, उस गाड़ी का नंबर हमने फेसबुक पे डाल दिया, उस गाड़ी के नंबर से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आरटीओ में निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल है गाड़ी का। आपके बच्चों का बर्थडे आया, आप लोगों ने फोटो डाल दी, केक के ऊपर बच्चे का नाम भी है और डेट भी आ रही है। तो ये ही छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड के क्वेश्चनों में डालते हैं। जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ यही तो क्वेश्चन आते हैं, इन विच सिटी यू आर बोर्न, व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, इन विच सिटी यू मेट विद योर स्पाउस फर्स्ट। और यही चीज़ें हम कहीं ना कहीं हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और उन्हीं चीज़ों को अटैकर यूज़ करके हमको एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आज पार्टिसिपेंट इस सेशन को सुन रहे हैं तो वो प्लीज़ अपनी खुद की जो फेसबुक प्रोफाइल है, जो आपकी सोशल मीडिया है, उसको आप लोग रिव्यू करें। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं फ्रॉड्स के ऊपर, साइबर हाइजीन के ऊपर। तो इस तरीके के ऐड हम कई बार फेसबुक पे देखते हैं कि मैं एक CISF एजेंट हूँ, CISF में नौकरी करता हूँ और मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे मेरा सामान बेचना है। तो ये सब फ्रॉड है। हमको हमारी समझ से हमको सतर्क रहना है कि हम इन फ्रॉड्स का हिस्सा ना बने। अब मैं थोड़ा सा आपको डार्क वेब के बारे में बताना चाहूँगा कि कितने प्रकार के वेब होते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आजकल डार्क वेब पे अवेलेबल हो गई है। ठीक है, आप लोग कई बार वेबसाइट्स में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। सपोज कीजिए मैं अगर बात बोलूं आपको कि कितने जनों का अमेज़ॉन पे अकाउंट है, चलिए फटाफट बताइए यस और नो में चैट बॉक्स में कि कितने जनों का अमेज़ॉन पे अकाउंट है, या कितने जनों का फ्लिपकार्ट पे अकाउंट है, बिग बास्केट पे कितने जनों का अकाउंट है। बिग बास्केट आपने नाम सुना होगा, या मेक माई ट्रिप पे अकाउंट है, यात्रा पे अकाउंट है। अगर इनमें से किसी पे भी आपका अकाउंट है तो मेरे को चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। गुड, बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैं। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं और जब इन वेबसाइट्स पे कोई अटैक हो जाता है या इन वेबसाइट्स पे कोई डेटा ब्रीच हो जाता है तो उन वेबसाइट पे उस कंपनी का तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ आपका जो क्रिटिकल डेटा है, आपकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो भी डार्क वेब पे एक्सपोज हो जाती है। डार्क वेब पे एक्सपोज क्यों होती है? क्योंकि वो जो अटैकर होता है वो आपका डेटा चोरी करके, बेसिकली आपका डेटा चोरी नहीं कर रहा है, वो तो उस कंपनी का चोरी कर रहा है और उसके डेटा में आपकी भी इंफॉर्मेशन है और उस डेटा को डार्क वेब पे भेजा जाता है। डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट है जो कि आपकी लोकल अथॉरिटीज, इवन पुलिस, आपकी डिफेंस भी इसको कंट्रोल नहीं करती है, ना ही उसका कोई सर्विलेंस होता है। अगर हम सरफेस वेब के बारे में बात करें, जिसको कि हम लोग इंटरनेट कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सरफेस वेब, जो कि
टोटल इंटरनेट का 5% है। अब आप इमेजिन करके देखिए, आप ये कहते हैं या हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंटरनेट है, यहाँ पे करोड़ों वेबसाइट हैं, हम एक सेकंड में कोई भी वेबसाइट कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। बट आपको सुनकर ये अचरज होगा कि आप केवल इस पूरी दुनिया के इंटरनेट को 5% को ही एक्सेस कर पाते हैं। 95% तो अभी भी हिडन है। 90% होता है आपका डीप वेब, जो कि जो टोटल इंटरनेट कंटेंट है उसका 90% है, और जो कि सर्च इंजन्स के थ्रू डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। आपके जैसे सपोज कीजिए आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट्स हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं आपकी डीप वेब में। और फिर सर आता है आपका डार्क वेब, जो कि 5% है टोटल इंटरनेट का, परंतु इसमें आप नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप क्रोम से इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, आप मोजिला से नहीं कर सकते। इसके लिए सेपरेटेड ब्राउज़र्स आते हैं, टॉर ब्राउज़र, जिसको हम लोग अनियन ब्राउज़र भी कहते हैं, और उसके थ्रू आप लोग इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो कि चोरी हो जाती है, वो इन डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं इन पे बेची जाती है। ठीक है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन इन पे बेची जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रीच हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो कहाँ कहाँ हुई है। मेरे को याद है कि आई थिंक पहले किसी पार्टिसिपेंट ने मेरे से सवाल भी पूछा था, शायद इसी सेशन में पूछा था, तो उस समय वो टॉपिक नहीं चल रहा था। तो आज मैं आप लोगों के संग थोड़ी सी इस बात पे चर्चा करूँगा। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ पार्टिसिपेंट्स, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। मैं सर एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी मैं करता हूँ आपको 12 बजे। हाँ, आप पहुंचो गेस्ट हाउस, मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। हाँ जी, तो एक ये वेबसाइट है haveibeenpwned.com। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको बताएगी कि आपका जो डेटा है वो कहाँ कहाँ ब्रीच हुआ है या कहाँ कहाँ लीक हुआ है, किन किन वेबसाइट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, और जब उन वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ तो आपका डेटा लीक हो गया। साथ साथ गूगल ने भी एक फैसिलिटी लॉन्च करी है 1.google.com में। उसमें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डार्क वेब रिपोर्ट। ठीक है, डार्क वेब रिपोर्ट आपको मॉनिटरिंग ऑन करनी होगी इसमें। तो जो लोग नए हैं उनको मॉनिटरिंग ऑन करनी होगी, 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये मेरा खुद का गूगल वन अकाउंट है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा मॉनिटरिंग इज ऑन में व्यू पे, तो ये मेरे को बताएगा कि मेरा जो डेटा है वो कहाँ कहाँ लीक हुआ है। तो आप देखें कि मेरा जो डेटा है वो 29 टाइम्स डेटा ब्रीच हुआ है इसमें, और किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन लीक हुई है। मेरा ईमेल 29 जगह मिला है डार्क वेब पे, मेरा जो नाम है वो 11 जगह मिला है डार्क वेब पे, मेरी डेट ऑफ बर्थ कहीं लीक नहीं हुई है, और मेरा फ़ोन नंबर 6 जगह मिला है। ठीक है, और तो अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है ये, और इसमें और आप डिटेल जाएँ। दूसरी बात, ये एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com। तो क्योंकि ये जो अकाउंट है 1.google.com, ये तभी आप काम कर ले सकते हैं जब आपने आपका गूगल में अकाउंट हो। बट अगर आपके कॉर्पोरेट ईमेल हैं या आपका अदर देन जीमेल है तो आप ये वेबसाइट भी यूज़ ले सकते हैं haveibeenpwned.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। मैं सपोज कीजिए मेरा ईमेल आईडी डाल के और चेक करता हूँ कि मेरा डेटा ब्रीच कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, ऑन का बटन दबाते हैं और देखते हैं। ठीक है, इसने कह दिया ओ नो, आप पॉन्ड हो चुके हो। ठीक है, तो 23 टाइम्स डेटा ब्रीच हुआ है, और डेटा ब्रीच किन किन वेबसाइट्स पे हुआ है अभी आप देखते हैं। एप्टीट्यूड एक वेबसाइट है, बिग बास्केट में मेरा डेटा ब्रीच हुआ है, कैनवा में मेरा डेटा ब्रीच हुआ है, डिजीमॉन, डोमिनोज में मेरा डेटा ब्रीच हुआ है,
डब स्मैश, इंडिया मार्ट, लिंक्डइन, लुमिन पीडीएफ, माइंडजॉल्ट, नाइट्रो पीडीएफ, रॉयल एनफील्ड, ट्विटर, यात्रा.com, जोमेटो, जूम कार, जाइंगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और इन पे भी साइबर अटैक हुए। और जब साइबर अटैक हुए तो इनका जो डेटा था वो चोरी हो गया, और उस डेटा के साथ साथ आपका डेटा भी चोरी हो गया। जोमेटो की बात करें, मई 2017 में 17 मिलियन अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, जिसमें कि उनके ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और जो उनके पासवर्ड्स थे जो कि MD5 फॉर्मेट में थे, सॉल्टेड MD5, वो आप इमेजिन कीजिए कि आपके चोरी हो गए। ठीक है। यात्रा.com जाना माना नाम है ट्रैवल इंडस्ट्री में। सितंबर 2013 के अंदर उसमें भी बहुत लोगों का डेटा चोरी हुआ था। आप देखिए इवन पासवर्ड्स तक चोरी हो गए थे। ठीक है। रॉयल एनफील्ड, मेरा इसमें अकाउंट था, मैं यूज़र हूँ एनफील्ड का, तो अकाउंट बनाना पड़ा तो डेटा ब्रीच हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा डेटा ब्रीच होता है। ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट्स थी, मैंने आप लोगों को बताई, तो आप चेक कीजिएगा अपना कि क्या क्या डेटा आप लोगों का चोरी हुआ है। ठीक है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल है जिसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मोबाइल सब यूज़ करते हैं और सब ने सिम भी ले रखी होगी उस मोबाइल में। अगर आपको पता चले कि आपकी नाम की 5 और सिम चल रही हैं तो आपको कैसा लगेगा? यू फील लाइक यू हैव बीन ब्रीच्ड। तो आप में से कितने जने जानते हैं कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे नाम पे कितनी सिम चल रही हैं? मैं वेट करूंगा यस और नो का आपके चैट बॉक्स पे, बताइए सर, क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमारे नाम पे कितनी सिम चल रही हैं? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च करा है टैफकॉप नाम से। वहां पे जो आपका प्राइमरी नंबर है आप उसको डालें, और प्राइमरी नंबर डालने के बाद आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप ये जान सकें कि आपके पास कितनी, आपके नाम पे कितनी सिम चल रही है। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन की भी कराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अपना नंबर डालें और अपना OTP डालें और वैलिडेट करें। अब यहाँ देखें आप कि मेरे नाम पे 5 सिम चल रही हैं। चूंकि ये 5 सिम मेरी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लगे कि इनमें से ये नंबर आपका है ही नहीं, ठीक है, बीच वाले कुछ 4 डिजिट मास्क हैं, बाकी आपको सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो चेक कीजिए इनको। सपोज कीजिए कि नंबर आपका नहीं हो तो आप इसको सिलेक्ट करके नॉट माई नंबर पे क्लिक करें और इसको रिपोर्ट कर दें, और महीने भर के अंदर ये नंबर आपका बंद हो जाएगा अगर उस व्यक्ति ने यूज़ कर रखा है आपके आधार से या आपके इस प्राइमरी नंबर को डलवा के। तो ये फैसिलिटी आप लोग यूज़ कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की। ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? यस पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी कि हम डेटा ब्रीच को चेक कैसे कर सकते हैं। फिर हमने ये भी बात करी कि कोई डेटा ब्रीच अगर हमारे संग ऑब्जर्व होता है तो क्या क्या फीचर्स हमको उसमें यूज़ करने हैं। तो अब एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है कि इन डेटा ब्रीचेस से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ब्रीचेस। तो उस डेटा ब्रीच से बचने का बहुत आसान रास्ता है हमारे पास, वो है साइबर हाइजीन। ठीक है। तो साइबर हाइजीन इज अ टूल टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी एट योर पर्सनल लेवल एंड एट योर ऑफिशियल लेवल। तो साइबर हाइजीन पे हम लोग अब बात करते हैं कि साइबर हाइजीन क्या है। चूंकि हम सभी ने कोरोना का समय देखा है, कोविड आया था, तो उस समय हाइजीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम बार बार हाथ को सैनिटाइज करते थे, मास्क लगाते थे, अनजान लोगों से नहीं मिलते थे, है ना,
तो वही सब चीज़ों को अगर आप रिलेट करेंगे साइबर सिक्योरिटी में, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि साइबर हाइजीन बेसिकली क्या है। तो साइबर हाइजीन इज़ नॉट अ चॉइस। एक ज़माने में हो सकता है चॉइस होती हो, बट अगर आप देखें कि जिस प्रकार के साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे अब ये चॉइस ना रहकर एक नेसेसिटी बन गई है। तो इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ स्टाइल। अब एक बेसिक समस्या है, मेरे संग भी थी एक ज़माने में और अभी भी कई लोगों में रहती है कि हम थोड़ी बहुत साइबर सिक्योरिटी तो कर लेते हैं, है ना, थोड़ी बहुत हम साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं। हमने एंटीवायरस तो डाल लिया सर, परचेज आपने कहा था, मैंने परचेज तो कर लिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अपडेट करते हो? सर अपडेट तो नहीं करता सर, कंप्यूटर स्लो हो जाता। तो आप इमेजिन कीजिए, जब आपने एंटीवायरस डाला और उसको अपडेट ही नहीं कर रहे, तो एंटीवायरस किस काम का। तो पॉइंट ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं 50% मैं साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करता हूँ तो भी गलत है। आप कहते हो मैं 10-20% करता हूँ तो भी गलत है। इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मोबाइल एंड योर कंप्यूटर सेफ्टी, देन यू हैव टू बी 100%। 100% से नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आप एंटीवायरस ले रहे हो और अपडेट नहीं कर रहे हो तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। हमेशा जब भी हम इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा ट्रैफिक पता नहीं कितनी जगहों से जाता है, ठीक है। कि बहुत सारे राउटर्स होते हैं, बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिनमें से हमारा डेटा जाता है, और उस डेटा के लिए हम कभी भी ध्यान नहीं देते, और स्निफिंग भी हो सकती है, हमारे संग कुछ भी हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के सामने। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। सपोज कीजिए कि मैं google.com खोलना चाहता हूँ, तो मैं google.com का IP ले लेता हूँ। ये google.com का IP है और मैं इसको ट्रेस रूट करता हूँ। ट्रेस रूट करने का मतलब है कि ये जो मेरा IP है ये किन किन राउटर्स में से जाएगा, ठीक है। तो एक जो आप अपने यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करते हो किसी वेबसाइट को खोलने के लिए, तो वो बहुत सारे अब जैसे मैं इस समय जयपुर में बैठा हूँ और जो गूगल का सर्वर है ये अमेरिका में लगा हुआ, तो यहाँ से अमेरिका जाने में कौन कौन से राउटर बीच में आएंगे, कौन कौन से नेटवर्किंग इक्विपमेंट, कौन कौन सी फायरवॉल बीच में आएंगी, वो सब मैं अभी आप लोगों के सामने लाइव निकालने चाह रहा हूँ। 1-2 मिनट का समय लगेगा। तो जितने ज़्यादा राउटर में से आपका डेटा पास होता है, इसका मतलब कि उतने ही ज़्यादा जगह आपका रिस्क हो जाता है डेटा कॉपी होने का। तो ये सब दिखाने का मेरा मोटिव ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट समवन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन इज वॉचिंग योर डेटा, ठीक है। हम जो भी डेटा यूज़ कर रहे होते हैं उसको कोई ना कोई बैकएंड में वॉच कर रहा होता है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें तो गूगल तक पहुंचने के लिए आप देखें कि कितने सारे सर्वर्स से हमको जाना पड़ा, ठीक है। तो हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, बी कॉशियस ऑफ व्हाट यू ऑन शेयर ऑनलाइन, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारा जो डेटा है वो कहीं चोरी हो जाए, वो कहीं कॉपी हो जाए। बहुत सिंपल टूल्स आते हैं, अटैकर्स बैठे होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर, और आप जो भी यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क, वो उसको कॉपी कर लेते हैं, उसको स्निफ कर लेते हैं। अभी आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ डेटा फ्लो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं लगातार चेंजेस हो रहे हैं स्क्रीन में। तो आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ ये सब आप देखें यूडीपी प्रोटोकॉल से हो रहा है। ये यूडीपी प्रोटोकॉल है, आप देखें यूडीपी का बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं मैं स्निफ कर रहा हूँ इसको। अगर अब मैं चाहूँ और अगर इस समय मैं आपको कोई पासवर्ड भेजूँ तो संभावना है कि इस डेटा के पैकेट में मैं उस जो पासवर्ड है उसको क्रैक कर सकूँ, उसको रोक सकूँ। तो दिखाने का उद्देश्य यह है कि बी कॉशियस ऑफ व्हाट यू शेयर ऑनलाइन। हमेशा ऑनलाइन आप जो भी शेयर कर रहे हैं आप बिल्कुल उसको सतर्कता से करें। बी केयरफुल विद योर ऑनलाइन सोशल लाइफ। इस पे तो मैंने ही पहले आपको एक वीडियो अभी दिखाया है सरीना का,
कि किस प्रकार सरीना के संग एक साइबर फ्रॉड हुआ और उसकी गलती के कारण, मैं उसी की गलती मानूंगा। साइबर फ्रॉड तो क्रिमिनल है ही, तो उसका तो नेचर ही है क्राइम करना। बट अगर वो लड़की जो सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं करती तो शायद उसके संग ये गड़बड़ नहीं होती। तो बी केयरफुल विद योर ऑनलाइन सोशल लाइफ। डू नॉट अनाउंस योर वेकेशंस, ट्रैवल प्लान्स एक्सेट्रा ऑन सोशल मीडिया। क्रिमिनल कैन यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर थेफ्ट। चलिए एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, चैट बॉक्स में बताइएगा, ये गलती कितने जने करते आ रहे थे अब तक? अब नहीं करोगे मुझे पता है आगे से, बट अब तक कितने जने करते आ रहे थे? बताइए, यस और नो। जो नहीं कर रहे हैं वो नो लिख दीजिए। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो मतलब ऑलरेडी हमारे पास अच्छी सजगता है इस सेशन में। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड गुड गुड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ऑलवेज यूज डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। कभी भी एक अकाउंट के लिए जो आपने पासवर्ड बनाया है वो सभी अकाउंट्स के लिए मत लगाइए। जनरली लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो उनके जीमेल का पासवर्ड होता है वही उनका फेसबुक का पासवर्ड होता है, वही उनके अमेज़ॉन का पासवर्ड होता है, वही उनके फ्लिपकार्ट का पासवर्ड होता है, और उसी पासवर्ड को वो लोग बार बार रीयूज़ करते रहते हैं। 2-4 पासवर्ड बना लिए और 2-4 पासवर्ड को हम लोग बार बार यूज़ करते रहते हैं। थोड़े टाइम बाद हमारे को समस्या आ जाती है कि हम पासवर्ड क्या बनाएं, और कई बार याद रखने की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि पासवर्ड को याद कैसे रखा जाए। मेरे संग भी होती थी, फिर मैंने उसका सोल्यूशन निकाला। आज मैं आप लोगों के संग शेयर भी करूंगा वो सोल्यूशन। बट पहले आप लोग चैट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को भी ये समस्या होती है जो मुझे होती थी कि पासवर्ड याद नहीं रहते, टिपिकल पासवर्ड। बताइए यस और नो, कि टिपिकल पासवर्ड याद ही नहीं रहते और सिंपल पासवर्ड बनाऊंगा तो क्रैक हो जाएगा। तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला, तो वो सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो हमारे पासवर्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसे नापें, कि हमारा जो पासवर्ड है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, गूगल क्रोम दिख रहा है मेरा आपको। तो एक ओके सुदेश जी थैंक यू। एक वेबसाइट है passwordmonster.com। ये बेसिकली जो भी आप पासवर्ड यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ नापती है। स्ट्रेंथ नापने का मतलब है कि अगर उस पर ब्रूट फोर्स अटैक होता है तो वो कितनी देर में ब्रूट फोर्स हो जाता है। ब्रूट फोर्स का मतलब है कि सपोज कीजिए कि मेरा पासवर्ड है हाँ जी, सपोज कीजिए मेरा पासवर्ड है ABCD। अगर मैं इसको ब्रूट फोर्स करूं, ब्रूट फोर्स का मतलब है कि कोई अटैकर है और वो गैस करना चाहता है कि आपने पासवर्ड क्या रखा है, तो वो 4 डिजिट को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो क्या क्या इसके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं बताइए। ABCD के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। या सपोज कीजिए ABC है तो पहला पासवर्ड ABC हो जाएगा, दूसरा ACB हो जाएगा, दूसरा CAB हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा सर, BAC हो जाएगा, फिर हो जाएगा BCA हो जाएगा, और उसके बाद CBA हो जाएगा। यही संभव है, इसके अलावा कुछ संभव है क्या बताइए, यस और नो। अगर मेरा पासवर्ड नहीं है ना, तो पॉइंट ये है कि अब हम सब लोग ये जानते हैं कि हमको पासवर्ड कैसा रखना है। हमको पासवर्ड रखना है जिसमें कैपिटल कैरेक्टर भी हो, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, जिसमें नंबर्स भी हो, ठीक है, जिसमें स्मॉल लेटर्स भी हो। तो हम ये एक बेसिक चीज़ें जानते हैं कि ये हमको चीज़ें करनी चाहिए। तो
अभी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अपन करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो सपोज कीजिए मैंने पासवर्ड डाला ABC, तो एक ब्रूट फोर्स अटैकर को 0 सेकंड लगेंगे उस पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने में, मतलब उसने एंटर दबाएगा और आपका पासवर्ड ब्रूट फोर्स हो जाएगा। अभी सपोज करो ये मैं ABCDEFGH कर देता हूँ तो भी उसको 0 सेकंड लगेंगे। अभी सपोज करो कि मैंने सिंपल पासवर्ड दिया कोल इंडिया के पासवर्ड को एक ब्रूट फोर्स अटैक में 7.38 मिनट्स लगेंगे, जो कि बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने इसमें लिख दिया @123 तो 7 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए @123 लगाने से केवल 7 घंटे लगे, और अगर मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया तो 15 घंटे लगे। आपको लगता है कि 15 घंटे किसी अटैकर के लिए ज़्यादा है कि वो वेट नहीं कर सकता 15 घंटे आपके सिस्टम में एंट्री करने के लिए? बताइए। ही कैन वेट फॉर 15 आवर्स। तो पॉइंट ये है कि हम है ना, ही कैन वेट, डेफिनेटली ही कैन वेट, बिकॉज उसको पता है कि मैं ब्रूट फोर्स इसको कर लूंगा। तो अब हमको सर ECL 123 और ECL 12345 और एडमिन 123 इसमें कितना लगेगा? सर एडमिन 123 ये लगेगा 0.17 सेकंड और ECL 123 98.55 सेकंड्स। इसमें 16 मिनट लगेंगे ECL @123 में, और अगर इसको कैपिटल कर दूंगा तो 42 मिनट में ब्रेक हो जाएगा। ये जनरली पासवर्ड आप लोग यूज करते होगा ऑर्गेनाइजेशन में ना? हर ऑर्गेनाइजेशन में सर इस तरह से होता, हमारे में भी होता था। मैं RVPN से हूँ, तो हमारे RVPN @123 यूनिवर्सल पासवर्ड था। मतलब किसी भी ऑफिस में चल जाओ, जरूरत ही नहीं है पूछने की, RVPN 123 लगाओ, लग जाता था। बट हम लोगों ने काफ़ी 3 साल से मेहनत करके लोगों को अवेयर कराए। अब वो ऐसे पासवर्ड लगाने लग गए हैं जिसको हम भी सोचते हैं यार दे आर रियली वेरी इंटेलिजेंट। तो पॉइंट ये है ना कि पासवर्ड कैसे बनाया जाए। तो वहाँ पे मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पास फ्रेज के बारे में, ठीक है। पास फ्रेज सुना है आप लोगों ने? एक होता है पासवर्ड और एक होता है पास फ्रेज। पास फ्रेज का मतलब है कि आप कोई सेंटेंस बनाइए दिमाग में, कोई भी सेंटेंस बना दिए। जैसे आप बात कर रहे हो, वी आर एम्प्लॉयज ऑफ कोल इंडिया। सिंपल सा मैंने एक सेंटेंस है। क्या हम इस सेंटेंस को याद रख सकते हैं? यस और नो? बताइए। ये तो याद रहा जा सकता है। यस सर। है ना? तो हमें क्या करना है, इसके हर पहला कैरेक्टर कैपिटल लेना है, दूसरा स्मॉल लेना है, और एक पासवर्ड बनाते हैं। पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, फिर हमने लिखा आर, तो इसका पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, फिर ये EM, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, OF, ऐसा मैंने बना दिया। और लास्ट में मैं चाहे तो 123 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक करेक्टर हो गया मेरा, 17 डिजिट का मेरा करेक्टर हो गया। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसकी स्ट्रेंथ है सर 77 साल, 77 ईयर्स। तो अब आपको लगता है कि अटैकर रुकेगा 77 ईयर्स? बताइए। नो है ना? अब आप इस पासवर्ड को रीयूज करना चाहते हैं, है ना? रीयूज करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि जो भी महीना चल रहा है, सपोज कीजिए अभी 10वां महीना चल रहा है, तो 10वां महीना _23, क्योंकि 23वां साल चल रहा है ये। तो अब इस पासवर्ड को क्रैक करने में लगेंगे 1 मिलियन ईयर। जब ये महीना चेंज हो जाए तो आप इसमें 01 लगा लीजिए और यहाँ पे 24 लगा लीजिए। 437 साल लगेंगे उसको ये पासवर्ड तोड़ने में। इतना तो अटैकर नहीं रुकेगा ना। ठीक है, तो आप लोग लगाइए अपना दिमाग किस तरीके से पासवर्ड बनाना है। ये वाला तो मत बनाना, वी आर एम्प्लॉयज ऑफ कोल इंडिया, बिकॉज ये लोग हमने सबने देख लिया, डिस्कस कर लिया। अपना अपना पासफ्रेज बनाओ। तो पासफ्रेज याद करना आसान है। वैसे आप ये पासवर्ड याद कर सकते थे? बताइए। नहीं। मगर पासफ्रेज से याद कर पाओगे ना? पासवर्ड कोड जैसा हो गया सर, याद कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, वही सिंपल सा है। वी आर द एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया, आई लव माई कंट्री, आई लव माई मदर, आई लव माई पेरेंट्स, कुछ भी बना लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। आई वॉन्ट टू ड्राइव BMW, जो भी आपकी इच्छा हो।
जिस भगवान में आपकी आस्था हो उसके नाम पे पास फ्रेज बना लीजिए। तो पॉइंट ये है कि बहुत सिंपल तरीका है, आप इस पे चेक करें अपने पासवर्ड को और एक अच्छा पासवर्ड बनाइए, बिकॉज एक अच्छा पासवर्ड आपकी बहुत सारी समस्याओं को निदान कर सकता है। साथ साथ मैं एक आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि जो आपके बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं उनके लिए आप एक सेपरेट ईमेल्स बनाइए, ठीक है, उनके लिए एक सेपरेट ईमेल्स बनाइए और कोशिश कीजिए कि एक आप छोटा फ़ोन रखें जिसको हम लोग नॉन स्मार्टफोन कहते हैं, कीपैड वाला फ़ोन होता है, और आपकी जो बैंकिंग के जो OTPs आते हैं वो सिम आप उसमें डाल के रखिए, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड सिम जो कि नॉन स्मार्टफोन में हो, एक ईमेल जो कि आप पब्लिकली यूज़ नहीं करते हो, फ्लिपकार्ट, जीमेल या यात्रा, मेक माई ट्रिप, इन पे यूज़ नहीं करते हो, वो केवल आपकी बैंकिंग के लिए हो। तो इस टाइप से आप ईमेल आईडी बनाइए। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आप एक बेसिक जो सिक्योरिटी है, एक बेसिक जो साइबर हाइजीन है, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो हमने बात करी यूज़ डिफरेंट अकाउंट फॉर डिफरेंट पासवर्ड्स। ये वही स्क्रीन है जो मैंने आपको बताई कि कितने साल लगेंगे पासवर्ड्स को ब्रेक करने में। अगर नंबर ओनली होगा तो इतना लगेगा, लोअर केस, अपर लोअर, नंबर अपर लोअर सिंबल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पासवर्ड्स ब्रेक होते हैं। पासवर्ड्स मस्ट बी चेंज एट रेगुलर इंटरवल्स, लगातार अपने पासवर्ड्स को बदलते रहें। मैंने आपको तरीका भी बताया है कि किस तरीके से आप एक पासवर्ड पॉलिसी लगाकर अपने पासवर्ड्स को बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड कहीं बता दिया गया है या चोरी हो गया है या लीक हो गया है तो इमीडिएटली उसको बदल लें। यूज लेटेस्ट सिक्योरिटी टूल्स लाइक फायरवॉल, एंटीवायरस टू प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल डेटा एंड प्राइवेसी। अपने जो क्रिटिकल डेटा है, प्राइवेसी, उसको आप लोग सेफ रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड चेकिंग ईमेल व्हेन यू आर कनेक्टेड ऑन पब्लिक वाईफाई। तो कभी भी पब्लिक वाईफाई पे अपने ईमेल को चेक नहीं करें, वरना हो सकता है बैकएंड में किसी व्यक्ति ने इस तरीके का कोई स्निफिंग लगा रखी हो और आपके डेटा को वो चोरी कर ले। ठीक है, ये मैं लाइव स्निफिंग दिखा रहा हूँ, और अगर कोई पासवर्ड्स आप लोग भेजते हो तो वो भी इनमें स्टोर हो जाता है इन स्निफिंग में। तो इस टाइप की एक्टिविटी से भी आपको बचना है, ठीक है। सेट योर रेगुलर एंड क्लाउड डेटा बैकअप्स फॉर डिजास्टर रिकवरी। हमेशा अपने जो सिस्टम है उसका बैकअप्स रखें, ताकि अगर कल कोई मेलवेयर गलती से आ भी जाए आपके सिस्टम में या कोई रैंसमवेयर आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर दे तो आपके पास बैकअप हो। बिफोर सेलिंग डिवाइसेस इरेज ऑल डेटा एंड रीसेट देम टू फैक्ट्री सेटिंग। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 साल बाद उस मोबाइल का क्या करते हैं बताइए? बेच देते हैं अपन लोग, या उसको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं हम लोग, उसको एक्सचेंज करा देते हैं। तो मैं फर्स्टली तो ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको एक्सचेंज नहीं कराएं, ना ही बेचें, क्योंकि अगर आप टेक्निकली समझें तो डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, ठीक है। डेटा के केवल जो मेमोरी एलोकेशन टेबल होती है उसमें जो रेफरेंसिंग लिस्ट होती है वो डिलीट होती है, कभी भी डेटा डिलीट नहीं होता। डेटा हमेशा हार्ड डिस्क पे अवेलेबल रहता है। जो आपके IT के होंगे वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, बट जनरलाइज फॉर्म में लोग क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट तो एटलीस्ट करना ही करना, अगर आपको बेचना है तो फॉर्मेट करके तो बेचे ही बेचें, बट मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि उसको नहीं बेचें आप, क्योंकि उसमें आपका क्रिटिकल डेटा सर अगर उसमें हम लोग कुछ गार्बेज डाटा डाल दें उसके ऊपर से, जैसे मूवीज वगैरह जो है पूरा सर डाल सकते हैं, बट अपन को पता नहीं होगा ना कि वो कौन से सेक्टर में डल रही है, तो संभावना फिर भी रह जाती है। भाई आजकल 128 GB मेमोरी का डेटा, आप कितना डेटा डाल लोगे? जो मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा है तो रिस्क रह जाती है। तो कोशिश कीजिए कि 2-5 हज़ार के लालच के लिए अपना कॉन्फिडेंस, इससे ज़्यादा मिलते भी नहीं है, पुराने मोबाइल के क्या मिल जाएंगे, 10,000 मिल जाएंगे। नहीं, अच्छे मिल जाते हैं सर, अच्छे मिल जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि मतलब नहीं बेचें, फिर भी बेचना पड़े तो उसको एटलीस्ट फैक्ट्री रीसेट करके तो बेचें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सिक्योरिटी टिप है। गौरव जी कह रहे हैं नॉट ऑडिबल, इन्हीं को दिक्कत है या आपको भी दिक्कत आ रही है? बाकी पार्टिसिपेंट्स को एक बार कंफर्म कर दीजिए, आ रही है मेरी आवाज सभी को? आ रही है सर। गौरव जी एक बार आप चेक कीजिए, हो सकता है आपके कोई सिस्टम में प्रॉब्लम, ठीक है। आ रही है सर, अब आ रही है। ओके सर। तो आपका जो OTP है वो आपके फेस मास्क की तरह है, किसी को ना बताएं, और जब आप किसी के संग शेयर नहीं करेंगे, आपका मास्क आप किसी के संग शेयर करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि हमको पता होता था कि हम किसी को देंगे तो उसका इन्फेक्शन हमारे लग जाएगा। तो इसी प्रकार योर OTP इज जस्ट लाइक अ फेस मास्क, डोंट शेयर विद अदर्स।
बी अवेयर, स्टॉप साइबर फ्रॉड। हमेशा अपने जो OTP हैं ऐसे डिस्प्ले ना करें। अच्छा, कितने जनों ने ट्रू कॉलर डाल रखा है? चलिए सच सच बताइएगा, यस और नो में जवाब दीजिए मेरे को। डाल रखा है आप सबने। ट्रू कॉलर में बड़ी एक अच्छी फैसिलिटी आ गई कि जब भी कोई OTP आता है तो वो केवल जो OTP होता है ना, वो ऊपर से अलग से डिस्प्ले हो जाता है, बढ़िया सा। बताइए कितने जनों ने महसूस करी इस चीज को कि झट करके वो OTP एक ब्लू कलर के उसमें दिखने लग जाता है। भाई साहब एक मीटिंग में हूं, अभी बात करूंगा 11 बजे आपसे, है ना? हो जाता है ना? तो आप लोगों ने देखा होगा वो OTP एडिट वो कॉपी हो जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि जो आपके OTP हैं उनका एक्सेस ट्रू कॉलर के पास है? ठीक है, आपका जो OTP है उसका एक्सेस उस ट्रू कॉलर ऐप को आपने दे दिया है, तभी तो वो आपको डिस्प्ले करा पा रहा है। आपका OTP का एक्सेस आपने ट्रू कॉलर को दे दिया, तभी तो वो एक वेब एप्लीकेशन के थ्रू या एक जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आपको डिस्प्ले करा पा रहा है। तो आप सोचिए हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब वो आपको डिस्प्ले करा पा रहा है तो वो जो जिसने उसको बनाया है वो उसको भी डिस्प्ले करा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे तो कनेक्ट है ट्रू कॉलर। तो ऐसी चीज़ें हमको हमारे मोबाइल में नहीं रखनी है जो कि हमारे पर्सनल डेटा को एक्सेस करती हैं। या तो आप ट्रू कॉलर रखें तो आपके जो SMS का जो उसको ऑथेंटिक जो आपने अलाउ कर रखा है एक्सेस, उसको बंद करें अगर बहुत ज़रूरी हो, अगर आपके पास स्पैम बहुत कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हो। अन्यथा इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं इन सॉफ्टवेयर्स की, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड्स के बारे में। तो अभी तक अगर किसी को कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग। सर अभी कुछ देर पहले आपने एक हैव आई बीन पॉन्ड एक वेबसाइट बताया था और उसके अलावा एक और कुछ बताया था अपना सर सिक्योरिटी जानने के लिए। one.google.com सर फिर से एक बार बोलेंगे? one यस सर। .google.com। ओके सर। जी जी जी। तो ये दो वेबसाइट हैं, आप इसको चेक करें और देखें कि आपका डेटा ब्रीच सर ये passwordmonster.com भी बताया था। हाँ, passwordmonster.com बिल्कुल passwordmonster.com भी बताया था। उस पर आप अपने जो स्ट्रेंथ है अपने पासवर्ड की, आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ साथ एक टेफकॉप पोर्टल भी बताया आपको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, जिसके अंदर आप जो आपके एसोसिएटेड सिम्स हैं उनको आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके सर। जी जी जी। तो बात करते हैं आगे टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड्स के बारे में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। कोविड के समय हमने देखा कि फेक मेडिसिन सोल्ड हो रही हैं ऑनलाइन। लोग अपनी वेबसाइट बना देते हैं फेक और उस पर दवाइयाँ बेच रहे हैं, नकली दवाइयाँ हमको बेच रहे हैं। तो हमको इन चीज़ों से बचना है। फेक वर्चुअल चालान्स आ जाते हैं लोगों को SMS पे। तो इस तरीके के आप लोगों ने देखा होगा कि SMS आ जाते हैं कुछ लोगों के पास कि आपने ये रेड लाइट जंप कर दिए, ये आपका चालान है, आप इतने रुपए जमा कराएं इस वेबसाइट पे जाके, और अन्यथा आपके ऊपर चालान की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, अगर इस डोमेन को अगर आप देखें तो आपको ये डोमेन सही लग रहा है या गलत लग रहा है, और क्या गलती है इसमें, कोई बता पाएगा? सर स्पेलिंग मिस्टेक है, चालान्स.in। चालान्स भी है, और दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट की सब वेबसाइट इस समय इंडिया में .gov.in है। ठीक है, तो ये एक बेसिक अवेयरनेस हमको रखनी पड़ेगी। एग्स अलर्ट्स क्या कह रहे हैं कौस्तव जी, एक बार आप अनम्यूट करके बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? ठीक है, तो फ्रॉडस्टर आपको इस तरीके के मैसेज भेज सकता है और फेक वेबसाइट बना सकते हैं। फेक वेबसाइट बनाना आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। तो हमेशा जब भी आप कोई वेबसाइट खोलें या कोई वेबसाइट को एक्सेस करें तो हमेशा ये देखें कि उसके ऊपर उसका डोमेन क्या है। ठीक है, उसका डोमेन क्या है। कभी भी आंख बंद करके किसी वेबसाइट पर अपना डेटा सबमिट ना करें। तो इस डोमेन के अंदर आप देखें, बिल्कुल सर ने सही कहा कि एक तो इसका स्पेलिंग का इशू है, दूसरी बात इसमें .in डोमेन यूज हो रहा है। मे बी कौस्तव वाज टॉकिंग अबाउट मैसेज हेडर। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलर्ट्स
है ना, क्योंकि अगर ये वाहन परिवहन से आएगा ना, तो या तो ये वाहन करके कुछ होगा या परिवहन करके होगा। सर इसका भी आजकल भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ये जो अलर्ट है ना, ये बेसिकली ये आप खुद सेट कर सकते हो। जो ग्रुप एसएमएस वाली कंपनीज होती हैं, उसको आप अगर SBI CMP करके भी आप सेट कर सकते हो। मतलब मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। तो हमने एक फिशिंग कैंपेन चालू करा था हमारे ऑफिस में, है ना। तो उसमें हमने 2000 लोगों को SMS डाले कि आपका जो SBI अकाउंट है, चूंकि हमारे पास उनके अकाउंट नंबर भी थे, हमारे ही एम्प्लॉयज़ थे, तो हमने उनको SMS डाला कि आपके इस अकाउंट नंबर को आज ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो कृपया करके इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। ठीक है, तो 2000 में से करीब 200 लोगों ने, 214 लोग थे एग्जैक्टली बताऊं, तो उन्होंने उस लिंक पे क्लिक करा और अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के नाम पे हमने उनकी गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी थी जान के, और उन्होंने उसको करेक्ट करके और सबमिट कर दिया फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक DLT रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी दीज। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ये हाँ मतलब ये पहले की बात है, अब तो DLT रजिस्ट्रेशन है, मगर फिर भी इसको भी आप चेंज कर सकते हो। अभी रिसेंटली जो हैकर्स हैं वो इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डोमेन है, ये जो डोमेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डोमेन को आप लोग देखें तो मैंने सही डोमेन आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिखा है, eChalan.parivahan.gov.in। तो इस टाइप का अगर कोई फ्रॉड हो आपके संग तो बिल्कुल आप उससे बचने का प्रयास करें। बी कॉशियस ऑफ फेक ऐप्स। फेक ऐप्स के चक्कर में हम लोग कब फंसते हैं, जब हमारा मोबाइल पुराना हो जाता है कई बार, और हम प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर कहता है कि योर मोबाइल इज़ नॉट सपोर्टेड विद दिस ऐप, यू नीड टू अपग्रेड योर मोबाइल और अपग्रेड योर OS। अब सपोज कीजिए किसी के पास Android 8 है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी जो प्ले स्टोर है एंड्रॉयड का, वो हो सकता है Android 8 को सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि गूगल पे जाके कोशिश करते हैं कि हम उस ऐप को डाउनलोड कर लें, कि पुराने वर्जन का ऐप हमें मिल जाए। तो उस ढूंढने के चक्कर में जो मेलिशियस ऐप होते हैं, जो अटैकर्स ने जान के एक तरीके से अटैक करने के लिए आपको ऐप्स इंटरनेट पे छोड़ रखे हैं, वो हम लोग गलती से डाउनलोड कर रखे हैं। तो ऑलवेज डाउनलोड एन ऐप फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स। तो एंड्रॉयड के लिए ट्रस्टेड सोर्स क्या है बताइए? व्हाट इज द ट्रस्टेड सोर्स? गूगल प्ले स्टोर। प्ले प्ले स्टोर। स्टोर। और एप्पल के लिए क्या है सर? ऐप स्टोर। ऐप स्टोर, बिल्कुल। ऐप स्टोर। ऐप स्टोर बिल्कुल परफेक्ट है। तो कोशिश कीजिए कि बस कोशिश क्या करनी है सर, करना ही है, इन दो से डाउनलोड करना है, बाकी कहीं से डाउनलोड नहीं करना हमको। ऑनलाइन लोन स्कैम्स आते हैं, हम लोगों के पास रेगुलरली फ़ोन आ रहे हैं, सर हम आपको ये स्कीम दे रहे हैं, हम आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आउटराइटली उनको मना करें, उनसे बात नहीं करें, क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल रिसेंटली ऐसे फ्रॉड्स भी आ रहे हैं कि आपसे वो लोग बात करेंगे ताकि आपकी जो वोकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो लोग कॉपी कर सकें, है ना। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, ठीक है, अभी तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद जो पासवर्ड्स होंगे वो बिल्कुल मतलब यूँ मान लीजिए कि जो आज अपन ने देखा ना कि 15 साल लग रहे हैं क्रैक करने में, तो वो पासवर्ड हो सकता है 5 सेकंड में क्रैक हो जाए, क्योंकि बेसिकली जो टाइम लग रहा है वो कंप्यूटेशनल पावर का लग रहा है। आज जो एक हाई कंप्यूटिंग पावर है वो उसको इतना साल लग रहे हैं आपके पासवर्ड को क्रैक करने में। तो जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा तो उस समय ये पासवर्ड्स काम नहीं आएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज से 7-8 साल बाद ये पासवर्ड्स किसी काम के नहीं रहेंगे, और आपकी जो वॉइस होगी वही आपकी बेसिकली पासवर्ड होगा। ठीक है, तो अभी इस टाइप का सुनने में आ रहा है, कुछ कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, कि आपका जो वॉइस है वो कई जगह मतलब एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं अटैकर्स और जो एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, और आपके वॉइस के नोट्स को, नोट्स कहते हैं इसको बेसिकली टेक्निकल भाषा में, मैं एक नोट पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वॉइस के नोट्स को वो लोग बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं कि, और आपसे वो जान के कुछ पर्टिकुलर वर्ड बुलवाएंगे, येस, नो, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, क्योंकि ताकि वो जो ऑडिबल नोट्स हैं, वो जो वॉल्यूम है आपका बोलने का स्टाइल है, आपकी पिच रेट है, वो सब लोग रिकॉर्ड कर सकें। क्योंकि आज नहीं, आज से 7-8 साल बाद जब आपके पासवर्ड्स काम के नहीं रहेंगे तो वो डेटा हो सकता है डार्क वेब पे बेचा जाए। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ऐप के नाम पे बेसिकली स्कैम्स हो रहे हैं। वो दिख अपन को रहा है कि यार ये क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन कर रहा है, मैं इसको पासवर्ड नहीं दूंगा मेरा,
कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं चल इससे वैसे टाइम पास कर लेते हैं, इसको गलत अकाउंट नंबर बता देते हैं, गलत पासवर्ड बता देते हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि वो आपके नोट्स, आपकी जो स्पीच हो, आपकी जो ऑडिबल्स हो, उनको रिकॉर्ड कर रहा हो। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपन इन चक्करों में बिल्कुल नहीं फंसें, ठीक है। कई बार आपके पास इस तरीके के मैसेज आते हैं कि आपका केवाईसी समाप्त हो गया है, आपका पेटीएम कस्टमर जो केवाईसी था एक्सपायर हो गया है, तो आप इमीडिएटली इसको वेरीफाई करें। तो ऐसे केस में cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर आप जाके साइबर पोर्टल पे साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यूपीआई फ्रॉड्स हम लोग देखने को मिल रहे हैं। डू नॉट एक्सेस फ्रॉडलेंट लुक्रेटिव एडवर्टाइजमेंट ऑफर विच आस्क फॉर यू टू यूपीआई पिन एंड अटेम्प्ट टू डिडक्ट मनी फ्रॉम योर अकाउंट। तो इस टाइप के स्कैन से बचें, और जो भी क्यूआर कोड अनआइडेंटिफाइड हो उसको स्कैन ना करें। ऐसे नहीं कि कहीं भी क्यूआर कोड लगा हुआ है, हमने उसको स्कैन कर लिया, तो वो गलती बिल्कुल ना करें। साइबर लोन शार्किंग, तो कई प्रकार के ईमेल फिशिंग, स्मिशिंग, क्यूआर कोड फ्रॉड, केवाईसी एक्सपायरी स्कैम, मैंने सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करी। रैनसमवेयर अटैक, आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये सब चीज़ें लगातार आप लोगों के संग हो रही है, और हमको एक जॉइंट एफर्ट करके इनको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हम जो बेस्ट हमारे लिए सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, हम उससे अपने आप को बचा सकें। कई बार कस्टमर केयर फ्रॉड्स भी हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमको अगर किसी बैंक का कस्टमर केयर नंबर ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, हम गूगल में जाते हैं और गूगल, हाँ जी कुछ कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं हेलो। तो हम गूगल पे जाके उन कस्टमर केयर नंबर्स को सर्च करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के पीछे कस्टमर केयर के नंबर लिखे होते हैं, आप उसको यूज़ करें, क्योंकि गूगल से नंबर सर्च करने में हो सकता है कि जो एडवाइजरीज हैं वो गूगल तो बेसिकली जो टॉप रिजल्ट्स होता है उसका देता है, साथ साथ पेड रिजल्ट्स भी गूगल दे देता है। तो हो सकता है किसी एडवाइजरी ने पेड रिजल्ट के रूप में गलत नंबर ऊपर पॉपुलेट करवा रखा हो, तो वो बिल्कुल ना करें। ई कॉमर्स के फ्रॉड हो रहे हैं, फेक वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। अकाउंट हाईजैक होते हैं, आपकी आइडेंटिटी हैक होती है। शोल्डर सर्फिंग एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आप एटीएम पे जा रहे हैं या यूपीआई का पिन डाल रहे हैं, आप गोलगप्पे खा रहे हैं, कहीं स्कैन करा यूपीआई का पिन डाल रहे हैं, तो जिस प्रकार एटीएम का पिन सिक्योर है उसी प्रकार यूपीआई का पिन भी तो कोई देख सकता है। तो शोल्डर सर्फिंग एक प्रैक्टिस है जिससे आपका जो यूपीआई का पिन है या जो आपका पासवर्ड है वो चोरी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। रिमोट एक्सेस फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ इस प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो आपके सारी एक्टिविटीज़ को, इवन मोबाइल में भी इस तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ को वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझें, पढ़ें और अपने परिवार में बताएं, बच्चों को बताएं, बुजुर्ग माँ बाप हैं आपके, आपके फ्रेंड्स हैं, सिस्टर ब्रदर, सभी को इस चीज़ के लिए अवेयर करें, बिकॉज ये एक जॉइंट ड्यूटी है आपकी, हमारी, हम सभी की, कि हम जो साइबर रिजिलियंस है हमारे नेशन में हम उसको एनहेंस कर पाएँ। तो मैंने कोशिश करी आज के सेशन में एक बेसिक आइडिया आप सभी को देने की कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को, खुद को, हमारे परिवार को, मित्रों को, बंधुओं को, जो भी हमारे साथ हमारे चाहने वाले हैं, उन सबको हम लोग सेव कर सकें। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो हम सबको करना है साथ साथ। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी लोग अवेयर रहें और समझें कि क्या क्या ज़रूरतें हैं इस समय डिजिटल युग में जीने के लिए, क्या क्या संसाधन हमें चाहिए डिजिटल शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए। तो अब पोडियम खुला है आप लोगों के लिए, आप जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं प्लीज़ गो अहेड, आप पूछ सकते हैं।